कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी बात पर हाँ बोल दिया और बस 5 मिनट बाद ही सिर पकड़कर बैठ गए कि मैंने ही क्या कर दिया? हाँ, मुझे लगता है ये हम सबके साथ होता है ना? वो कौन सी मतलब एक अदृश्य शक्ति है जो हमसे वो काम करवा लेती है जो हम असल में करना ही नहीं चाहते थे। आज हम इसी दिमागी मायाजाल की परतें खोलने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कह सकते हैं कि सालों की मनोवैज्ञानिक जासूसी का नतीजा है। बिल्कुल। आज की हमारी इस बातचीत का मकसद है हमारे दिमाग में लगे उन ऑटोमेटिक बटनों को ढूंढना जो हमसे हाँ कहलवाते हैं, और ये समझना कि कैसे कुछ लोग इन बटनों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। और इसकी शुरुआत एक बड़ी ही मजेदार कहानी से होती है। हाँ, बताइए। एक दुकान थी जहां फिरोजा पत्थर के गहने थे और वो बिक ही नहीं रहे थे। मतलब कुछ भी कर लिया पर कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। दुकान के मालिक इतनी परेशान हो गई कि शहर से बाहर जाते हुए उन्होंने अपनी मैनेजर के लिए एक छोटा सा नोट छोड़ा। अच्छा। उसमें लिखा था, सब कुछ आधी कीमत पर बेच दो। लेकिन हुआ ये कि मैनेजर ने जल्दबाजी में आधी को दोगुनी पढ़ लिया। अरे! और उसने दाम डबल कर दिए। हाँ, सारे गहनों के दाम डबल कर दिए और यहीं पर जादू हुआ। क्या हुआ? जिन गहनों को कोई पूछ तक नहीं रहा था वो 2 गुनी कीमत पर, मतलब हाथों हाथ बिक गए। एक भी पीस नहीं बचा। ये कैसे हो सकता है? क्या वो गहने अचानक ज्यादा खूबसूरत हो गए? नहीं, गहने तो वही थे, बदला था सिर्फ दिमाग का खेल। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी दिमागी शॉर्टकट काम कर रहा था, एक ऑटोमेटिक टेप जो हम सबके दिमाग में चलता है। कौन सा टेप? महंगा है तो अच्छा ही होगा। अच्छा। वो खरीदार असल में अमीर टूरिस्ट थे जिन्हें फिरोजा पत्थर की कोई खास पहचान नहीं थी। उनके लिए क्वालिटी परखने का बस एक ही पैमाना था, कीमत। तो जैसे ही कीमत बढ़ी उनके दिमाग का वो बटन दब गया। एग्जैक्टली। बटन दबा और उन्होंने मान लिया कि ये चीज जरूर कीमती होगी। अरे वाह! मतलब ये दिमागी शॉर्टकट सिर्फ हम इंसानों में ही नहीं, ये तो जानवरों में भी होते होंगे फिर। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत गहरी बात है। हमारे स्रोत में एक माँ टर्की चिड़िया का जिक्र है। वो अपने बच्चों की देखभाल सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज सुनकर करती है, उनकी चींची की आवाज। ये आवाज उसके लिए एक बटन की तरह है। ओके। तो वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उसके सबसे बड़े दुश्मन एक नेवले का पुतला लिया और उसके अंदर एक टेप रिकॉर्डर से बच्चों की चींची की आवाज बजाई। और आपको यकीन नहीं होगा, उस माँ टर्की ने उस दुश्मन पुतले को भी प्यार से गले लगा लिया, सिर्फ आवाज सुनकर। हाँ, लेकिन जैसे ही टेप बंद हुआ उसने उसी पुतले पर बेरहमी से हमला कर दिया। उसके लिए बच्चे का मतलब था चींची की आवाज और कुछ नहीं। लेकिन हम इंसानों का दिमाग तो टर्की से कहीं ज्यादा विकसित है। क्या हम भी इतने ही आसान बटनों से काबू में आ जाते हैं? हमें यही लगता है कि हम बहुत सोच समझकर फैसले लेते हैं, पर सच ये है कि हमारी जिंदगी भी ऐसे ही बटनों से चलती है। एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है। बताइए। फोटोकॉपी मशीन की एक लंबी लाइन में एक लड़की ने लोगों से पूछा, माफ कीजिए, क्या मैं मशीन इस्तेमाल कर सकती हूँ? ठीक है। लगभग 60% लोग मान गए। ये तो सामान्य बात लगती है। हाँ, लेकिन इसके बाद उसने तरीका बदला। अब उसने कहा, माफ कीजिए, क्या मैं मशीन इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि मुझे कुछ फोटोकॉपी करानी है। 1 मिनट, क्योंकि मुझे फोटोकॉपी करानी है? ये तो कोई वजह ही नहीं हुई। सही बात है। ये तो सबको पता है कि मशीन पर फोटोकॉपी होती है। बिल्कुल, पर इस बार 93% लोग मान गए। क्या मतलब हमारा दिमाग सच में इतना आलसी है कि बस क्योंकि शब्द सुनकर ही मान जाता है? बिल्कुल, यही तो इस शॉर्टकट की ताकत है। असली वजह मायने ही नहीं रखती थी। वो जो क्योंकि शब्द है ना, वो एक बटन की तरह काम कर रहा था। ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग का वो ऑटोमेटिक टेप चालू हो जाता है जो कहता है, अरे सामने वाला कोई वजह बता रहा है तो जरूर जायज ही होगी, चलो मान जाओ। तो ये हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी को आसान बनाने के लिए? हाँ, वरना हर छोटे मोटे फैसले में ही हमारा सारा दिमाग खर्च हो जाएगा। पर यही शॉर्टकट हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाते हैं। तो हमारा दिमाग एक तरह से ऊर्जा बचाने के लिए आलसी बना रहता है और शॉर्टकट ढूंढता है। क्या इस आलस का फायदा उठाने का कोई और भी तरीका है? मैंने अक्सर देखा है कि सेल्स वाले पहले एक बहुत महंगी चीज दिखाते हैं। हाँ। और उसके बाद वाली चीज अपने आप सस्ती लगने लगती है। क्या ये भी कोई दिमागी चाल है? हाँ, ये एक बहुत ताकतवर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल या नजर के धोखे का नियम। अच्छा। ये कहता है कि हमारी समझ किसी भी चीज को लेकर अकेली नहीं होती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हमने उसे ठीक पहले क्या देखा या महसूस किया है।
जैसे अगर आप पहले कोई हल्का डिब्बा उठाएं और फिर भारी वाला, तो वो आपको असल से भी ज्यादा भारी लगेगा। और सेल्समैन तो इसके उस्ताद होते हैं। बिल्कुल। कपड़ों की दुकान में वो पहले आपको 5,000 का सूट दिखाएंगे जिसे आप शायद ना खरीदें, लेकिन उस 5,000 के बाद जब वो आपको 500 का स्वेटर दिखाते हैं तो वो अचानक बहुत सस्ता लगने लगता है। सही बात है। इसी तरह प्रॉपर्टी डीलर पहले जानबूझकर 2-3 खराब और अजीब लोकेशन वाले घर दिखाते हैं। जब आप वो देख लेते हैं तब जाकर वो आपको वो घर दिखाते हैं जो वो असल में बेचना चाहते हैं, ताकि उन खराब घरों के मुकाबले वो औसत घर भी जन्नत जैसा लगे। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ चीजों की कीमतों पर ही नहीं, हमारी भावनाओं पर भी काम करता होगा। अरे हमारी भावनाओं पर तो ये और भी ज्यादा असर डालता है। इसका एक बहुत ही मजेदार उदाहरण हमारे श्रोतों में एक कॉलेज की लड़की की चिट्ठी से मिलता है। अच्छा, उसमें क्या था? उसने चिट्ठी की शुरुआत की, प्रिय मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना, जब से मैं कॉलेज आई हूँ मैंने आपको कोई खबर नहीं दी। दरअसल हॉस्टल की बिल्डिंग में आग लग गई थी और मैं खिड़की से कूद गई। अरे बाप रे! जिससे मेरी खोपड़ी की हड्डी टूट गई है। मैं अब काफी ठीक हूँ। आग लगने के बाद मैं पास के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक लड़के के साथ रहने लगी हूँ। नहीं, हमें एक दूसरे से प्यार हो गया है और हम शादी करने वाले हैं। और एक खुशखबरी भी है, आप नाना नानी बनने वाले हैं। ये पढ़कर तो उसके माँ बाप का दिल ही बैठ गया होगा। बिल्कुल, जरा सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी। लेकिन चिट्ठी के आखिर में लड़की ने लिखा, क्या? अब जब मैंने आपको ये सब बता दिया है तो मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। हॉस्टल में कोई आग नहीं लगी थी, मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। तो फिर सच क्या था? सच तो बस ये है कि मैं हिस्ट्री में फेल हो गई हूँ और केमिस्ट्री में मेरे D ग्रेड आए हैं। मैं चाहती थी कि आप मेरे इन ग्रेड्स को सही नजरिए से देखें। कमाल है। ये तो दिमागी खेल का बेहतरीन उदाहरण है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया कि उसके सामने फेल होना और खराब ग्रेड्स बहुत ही मामूली लगने लगे। हाँ, ये तो वाकई में उम्मीदों को मैनेज करने की एक मास्टर क्लास है। ठीक है, तो नजर का धोखा देकर हमारी सोच को बदला जा सकता है, लेकिन उस ताकतवर एहसास का क्या जो हमें किसी का एहसान चुकाने पर मजबूर कर देता है? वो भावना कि अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे हमारा मन हो या ना हो। अब आप उस मनोवैज्ञानिक हथियार की बात कर रहे हैं जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा मजबूत और गहरा है। इसे कहते हैं लेन देन का नियम या रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन। हाँ, ये नियम हमारे समाज की नींव में बसा हुआ है। ये कहता है कि हमें हर हाल में उस चीज को लौटाने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें किसी और से मिली है। पर इतना ताकतवर क्यों है? मतलब किसी अजनबी से क्रिसमस कार्ड मिलने पर उसे वापस कार्ड भेजने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये कोई मामूली सामाजिक आदत नहीं है, ये समाज का आधार है। हजारों सालों से इंसान का जिंदा रहना इसी लेन देन पर टिका था। आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कल तुम मेरी। अच्छा। हमारा दिमाग इस नियम को तोड़ने को एक बहुत बड़े खतरे की तरह देखता है, क्योंकि जो लेन देन नहीं करता उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए एहसान का बोझ इतना भारी लगता है। तभी तो वो प्रोफेसर वाला एक्सपेरिमेंट हुआ। हाँ, एक प्रोफेसर ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए अनजान लोगों को क्रिसमस कार्ड भेजे और उन्हें जवाब में उन लोगों से कार्डों की बाढ़ आ गई जो उन्हें जानते तक नहीं थे। अरे हाँ, अब समझ आया। इसीलिए दुकानों में मिलने वाली फ्री सैंपल खाने के बाद अगर हम कुछ खरीदे बिना निकल जाएं तो इतना अजीब लगता है। बिल्कुल, वो फ्री सैंपल सिर्फ एक तोहफा नहीं है, वो एक मनोवैज्ञानिक हुक है। आपको कुछ मुफ्त में देकर वो आपके ऊपर एक अनचाहा एहसान डाल देते हैं। असल दुनिया में इसका सबसे बड़ा उदाहरण हरे कृष्णा आंदोलन था। अच्छा। पहले वो सड़कों पर सिर्फ चंदा मांगते थे और लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते थे। हाँ, मैंने देखा है। फिर उन्होंने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने लोगों को पहले एक फूल या किताब तोहफे के तौर पर देना शुरू कर दिया। मना करने पर भी वो कहते, नहीं, ये हमारी तरफ से भेंट है। और एक बार किसी ने वो तोहफा ले लिया तो बस उस पर एहसान का बोझ आ जाता और फिर चंदा देने की संभावना कई गुना बढ़ जाती। ये तो कमाल है। मतलब एहसान का बोझ इतना भारी होता है कि वो पसंद नापसंद को भी दबा देता है। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट में एक शख्स जिसका नाम जो था, उसने कुछ अनजान लोगों को मुफ्त में कोक की एक बोतल पिलाई। बाकी लोगों को कुछ नहीं दिया। ठीक है। बाद में जो ने उन सभी लोगों से लॉटरी के टिकट खरीदने को कहा। नतीजा हैरान करने वाला था। क्या हुआ? जिन लोगों को उसने मुफ्त में कोक पिलाई थी, उन्होंने बाकियों के मुकाबले 2 गुनी कीमत के टिकट खरीदे। 2 गुनी कीमत के? हाँ,
और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि लोगों को जो पसंद आया या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। एहसान का बोझ दोस्ती या दुश्मनी से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। एहसान की ये भावना तो फिर देशों के स्तर पर भी काम करती होगी। हाँ, इसका एक अविश्वसनीय उदाहरण है। 1985 में जब इथियोपिया भयानक अकाल और गरीबी से जूझ रहा था, पूरी दुनिया से उसे मदद मिल रही थी। उसने मेक्सिको को भूकंप के लिए $5000 की मदद भेजी। क्या? जो देश खुद भूखा मर रहा है वो मदद कैसे भेज सकता है? सब हैरान थे। बाद में पता चला कि 1935 में जब इटली ने इथियोपिया पर हमला किया था, तब मेक्सिको ने उनकी मदद की थी। 50 साल पहले? हाँ, इथियोपिया ने उस 50 साल पुराने एहसान का कर्ज चुकाया था। वाह, ये लेन देन का नियम तो सच में हमारी रग रग में बसा है। तो अगर कोई हमें कुछ देता है तो हम उसे कुछ लौटाने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। लेकिन क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? उल्टा मतलब क्या कोई हमसे कुछ ना लेकर भी हम पर एहसान का बोझ डाल सकता है? ये एक बहुत ही चालाकी भरा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। वो कैसे? ये लेन देन के नियम का एक बहुत ही खतरनाक और छिपा हुआ रूप है, जिसे बड़ी मांग छोटी जीत या रिजेक्शन देन रिट्रीट तकनीक कहते हैं। इसमें कोई आपको कुछ देता नहीं है, बल्कि अपनी मांग से पीछे हटकर आप पर एक रियायत का एहसान कर देता है। अरे, ये सुनकर तो मुझे एक वाकया याद आ गया। पिछले हफ्ते ही एक लड़का मेरे पास आया और सर्कस का $5 का टिकट खरीदने को कहने लगा। मैंने साफ मना कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा सर, अगर आप टिकट नहीं खरीदना चाहते तो क्या आप हमारी संस्था के लिए ये $1 की चॉकलेट खरीदेंगे? और आपने खरीद ली? हाँ, मैंने फौरन 2 चॉकलेट खरीद ली, जबकि मुझे चॉकलेट पसंद भी नहीं है। बाद में मुझे लगा कि मेरे साथ खेल हो गया, पर मैं समझ नहीं पाया कि कैसे। आपके साथ बिल्कुल यही तकनीक इस्तेमाल हुई। अच्छा। जब उस लड़के ने अपनी बड़ी मांग यानी $5 का टिकट से पीछे हटकर एक छोटी मांग यानी $1 की चॉकलेट रखी, तो उसने एक तरह की रियायत दी। उसने एक समझौता किया। हाँ, सही है। उसके इस कदम ने आपके दिमाग का वो लेन देन वाला बटन दबा दिया। आपके दिमाग ने कहा, इसने मेरे लिए अपनी मांग कम की तो मुझे भी एक रियायत देनी चाहिए, यानी अपनी ना को हाँ में बदलना चाहिए। और वो $5 की मांग सिर्फ एक चारा थी। बिल्कुल, उसका असली मकसद तो शायद $1 की चॉकलेट बेचना ही था। ये तो बहुत ही शातिर तरीका है। और ये रोजमर्रा की जिंदगी में कितना असरदार हो सकता है? ये इतना शक्तिशाली है कि अमेरिका के सबसे बड़े राजनीतिक घोटाले वाटरगेट स्कैंडल के पीछे भी यही तकनीक थी। सच में? हाँ, घोटाले के मास्टरमाइंड जी गॉर्डन लिडी ने व्हाइट हाउस में अपने सीनियर्स के सामने पहले $1 मिलियन का एक बहुत ही बड़ा और पागलपन भरा प्लान पेश किया। $1 मिलियन का? हाँ, जिसमें अपहरण, जासूसी और प्रोस्टिट्यूट्स का इस्तेमाल शामिल था। जाहिर है वो नामंजूर हो गया। फिर उसने उससे थोड़ा छोटा $5 लाख का प्लान पेश किया, वो भी नामंजूर हुआ। तो वो बार बार अपनी मांग कम कर रहा था, एक तरह की रियायत दे रहा था। बिल्कुल। आखिर में उसने एक मामूली $2.5 लाख का प्लान रखा, जिसमें सिर्फ विरोधी पार्टी के ऑफिस में चोरी और जासूसी करनी थी। और इस बार वो मान गए। हाँ, 2 बार ना सुन चुके सलाहकारों को लगा कि बेचारा लिडी इतनी बार अपनी मांग कम कर चुका है, अब तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। ये एक रियायत की तरह लगा और उन्होंने उस प्लान को मंजूरी दे दी। और उसी प्लान ने आगे चलकर अमेरिकी राष्ट्रपति को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। हाँ, अगर लिडी ने सीधे चोरी वाला प्लान पेश किया होता तो उसे शायद कभी मंजूरी नहीं मिलती। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि एक फिरोजा के गहने की बिक्री से लेकर एक राजनीतिक घोटाले तक हमारे दिमाग के वही पुराने ऑटोमेटिक बटन इस्तेमाल हो रहे हैं। चाहे वो महंगा मतलब अच्छा वाला शॉर्टकट हो, या नजर का धोखा हो, या फिर एहसान का बदला चुकाने की हमारी गहरी मजबूरी। और इन सभी तरीकों में एक बात आम है, ये हमारे सोचे समझे तर्कसंगत फैसलों पर हमला नहीं करते। नहीं, ये दिमाग के पिछले दरवाजे से घुसते हैं और हमारी ऑटोमेटिक वायरिंग, हमारी दिमागी कंडीशनिंग का फायदा उठाते हैं। हमें लगता है कि फैसला हमारा है, पर सच तो ये है कि बटन किसी और ने दबाया है। और हम बाद में बस अपने उस हाँ को सही ठहराने के लिए वजहें गढ़ते रहते हैं। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल दिमाग में घूम रहा है। पूछिए। खुर्चा है। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर एक अनचाहा फूल किसी से पैसे निकलवा सकता है और एक सोची समझी चाल एक राजनीतिक तख्तापलट की नींव रख सकती है, तो हमारे रोजमर्रा के कितने हाँ सच में हमारे अपने होते हैं
और कितने फैसले सिर्फ दिमाग में बजने वाला एक पुराना टेप हैं